नमस्कार दोस्तों, आज हम एंटर हो चुके हैं हैशटैग डे 4 में हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर। शाम के 7 बज चुके हैं और तुम सब लोग फिर से यहाँ पे हो, अपनी अटेंडेंस लगा रहे हो। और चाहिए क्या, मजा ही क्या है। और उससे ज्यादा जब तुम सब लोग यहाँ पे हो, जब तुम सबके साथ इंटरेक्शन करने को मिलता है। तो चलो शुरू करते हैं आज का दिन। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ आता नहीं है, इससे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर नहीं है। तो जल्दी से 5 बूटियों के साथ शुरू करके खत्म करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अभी हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा डिमांड का पढ़ेंगे कि डिमांड कैसे वर्कआउट करती है। इसको हम कवर अप करते हैं। आइए चलिए हैशटैग बूटी 1 में। पहली चीज जो डिमांड के बारे में सीखने वाली है वो ये है कि डिमांड का हमेशा रेफरेंस होगा प्राइस से और टाइम से। ऐसी कोई भी डिमांड नहीं है जो कि प्राइस के थ्रू नहीं डिराइव की जाती। ऐसा नहीं है, फैक्टर्स अदर देन प्राइस भी होते हैं, लेकिन मनी इन्वॉल्वमेंट हमेशा होगा। और प्राइस एक वो फैक्टर है जो डिमांड को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। मतलब मैं कोई चीज खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा, इसका सबसे मेजर फैक्टर, तभी डायरेक्ट बोलते हैं हम उसे, क्योंकि वो मेजर फैक्टर है। वो सबसे पहला फैक्टर होगा जो किसी चीज की डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगा। वरना हर कोई यार आज के टाइम पे ऑडी और मर्सिडीज लेके घूम रहा होता। क्यों नहीं लेके घूम रहे? क्योंकि ऑब्वियसली उस चीज की प्राइसिंग काफी हाई है। सो जैसा कि मैंने बोला कि प्राइस और टाइम से रेफरेंस होता है, मतलब इस चीज से भी फर्क पड़ता है कि किस टाइम पे डिमांड किया जा रहा है। लेकिन एक और चीज है और वो है कंज्यूमर की, मतलब इट्स अगर लाइक मैं ज्यादा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ना करके बोलूं तो विलिंग एंड एबल टू बाय, यानी कंज्यूमर की तरफ से भी देखा जाता है कि क्या कंज्यूमर विलिंग भी है लेने के लिए, तब तो डिमांड के अंदर वो काउंट होगा। क्योंकि कंज्यूमर की इच्छा ही नहीं है लेने की तो काउंट करने का कोई मतलब नहीं है। बट विलिंग के साथ साथ एबल जोड़ना जरूरी है। व्हाई डज एबल हेल्प्स टू डिराइव द डिमांड? बिकॉज विलिंग अगर होगा और अगर एबिलिटी उसकी है ही नहीं लेने की, तो फिर यार सोचते बैठेंगे कि यार मतलब कैसे आप डिमांड को फिर डिफाइन कर पाओगे। तो इसीलिए बड़े शांति से 4 चीजें हमने इसमें पढ़ी। पहला कि प्राइस और टाइम से रेफरेंस होता है। दूसरा कि कंज्यूमर विलिंग भी होना चाहिए, मतलब उसकी चाहत होनी चाहिए, और साथ में वो एबल भी होना चाहिए, यानी उसकी उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो डिमांड कर सके, वो उस चीज को खरीद सके। तब जाके ये चारों फॉर्म में डिमांड बनती है अपने आप में। तो फिर आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। मतलब अगर मैं इंडिविजुअली डिमांड करूंगा तो मैं क्या सोचूंगा, हमारी स्कूल लाइफ में जब हम थे आपके बराबर, तो यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि यार स्कूल के बाद खाने पीने का प्लान बनता था और उसके बाद हमें समझ में ही नहीं आता था कि हम पैसे कहां से लाएं। क्योंकि घर वालों से बोलो तो घर वाले बोलते थे घर का खाना खाओ, बाहर की खाने की क्या जरूरत है। और फिर कोई तरीका ही नहीं था यार पैसे हाथ में आने का। और कुछ लोग मेरे दोस्त होते थे, उनको देख देख के चिढ़ होती थी कि इनके घर वाले घर का खाना नहीं खिलाते, क्या इतना पैसा देके भेजते हैं। हाँ, तो मेरे लिए बड़ा अजीब सा सिनेरियो होता था। तो सबसे पहली चीज जो इंडिविजुअल डिमांड के अंदर आती थी कि प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। मेरे को हर चीज को देखना पड़ता था कि भाई ये अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और लेज, कुरकुरे जैसी चीजें या फिर कुछ 10-15 रुपए की चीज तो भाई मतलब सोना चांदी जैसा हो जाता था हमारे लिए। तो भाई कि यार 10-15 रुपए की चीज खरीदी, मतलब जब हम नहीं कमा सकते थे तो हमें वो चीज इतनी अच्छी लगती थी। अब तो खैर खाने में इतना ज्यादा मजा नहीं आता, लेकिन हाँ तब उस टाइम पे पता ऐसा लगता था कि काश मिल जाए। सो यस, मेरे लिए वो फैक्टर इन चीजें करती थी कि मुझे लगता था कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो अगेन वो चीज फैक्टर इन कर जाती थी कि हमारे लिए तो उसकी अफोर्डेबिलिटी है ही नहीं। यानी यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी विच एवर गुड यू आर बाइंग, क्या वो आप अफोर्ड भी कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। या अफोर्ड कर पा रहे हो तो उस टाइम पे आप उस प्राइस पे उसको विलिंग एबल हो, मैं मना नहीं कर रहा, बट आर यू विलिंग टू बाय दैट प्रोडक्ट एट दैट पर्टिकुलर प्राइस। कई बार ऐसा भी होता है कि प्राइसिंग जो है, हाँ भाई मैं जो है मैं अफोर्ड कर सकता हूं, आई एम एबल टू बाय, बट आई डोंट वांट टू बाय, मैं विलिंग नहीं हूं अभी क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो एक्सपेंसिव है। सो अब यहां पे मैं इसके आगे बात करूंगा कि प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। होता क्या था कि कई बार जब चीजें हम खरीदने जाते थे, या मतलब मान लीजिए कुछ ऐसा फेयर वगैरह लगा, मेला वगैरह लगा, तो वहां पे भी हमारे घर वाले जब देखते थे ना, मुझे कोई चीज बहुत पसंद आ जाती थी, मैं देखता था कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, अब तो यही लेना है, तो घर वाले बोलते थे कि बेटा चलो और देख कर आते हैं, एक आध जगह और देख के आते हैं, मे भी उससे भी अच्छा मिल जाएगा। तो मैं समझता था कि घर वालों का कहना है कि एक बार और जगह देखते, कहीं पे सस्ता मिल जाता है या अच्छे वैल्यू पे मिल जाता है। सो हाँ, वो परसेप्शन में उनका अब एज ए कंज्यूमर समझता हूं कि प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या होता है। 2 तरह के गुड्स होते हैं, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो इन प्लेस ऑफ ईच अदर यूज हो सकते हैं। अब वो कई तरीके से सब्स्टिट्यूशंस हो सकते हैं, मे बी एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट हो, जैसे आपकी बुक्स में लिखा होता है टी कॉफी का, या फिर हो सकता है कि इवन
एट द सेम लेवल सेम प्रोडक्ट हो जिसके डिफरेंट वेरिएशंस अवेलेबल हो, एक प्रोडक्ट सस्ता हो और दूसरा प्रोडक्ट महंगा हो। तो सब्स्टिट्यूट डजंट ऑलवेज मीन कि बिल्कुल ही परफेक्ट रेप्लिका, मे बी उसके आसपास की चीजें भी हो सकती है। हाँ भाई, एक दुकान से खिलौना खरीदने गए, वहां पे बहुत महंगा था, उसी टाइप की कोई दूसरी चीज दूसरी दुकान पे देखने गए तो बहुत ही सस्ता मिल गया। सो दिस काइंड ऑफ वेरिएशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ सब्स्टिट्यूट गुड। और एज अ कंज्यूमर आप वो लेते हो जो कि चीज सस्ती पड़े। हाँ, एक फैक्टर इन जो चीज कर जाती है वो ये है कि अगर एक प्रोडक्ट दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ना चालू हो जाती है, और अगर उसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तो दूसरे की डिमांड जो है वो कम होना चालू हो जाती है। और ये चीज होता है, इंपैक्ट जो होता है एक प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट पे पड़ रहा है। पहला प्रोडक्ट जो है, जो ये वाला प्रोडक्ट था, उसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आया, वो फर्क नहीं पड़ा, वो जैसी थी वो वैसी है। लेकिन हो क्या रहा है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ, या जो प्राइस है उसमें चेंज आने के कारण ये वाले जो पर्टिकुलर गुड है इसके सब्स्टिट्यूशन में फर्क पड़ रहा है। यानी इसकी प्राइस कुछ भी नहीं होने के कारण भी फिर भी इसकी डिमांड बढ़ रही है, इसकी डिमांड कम हो रही है, ये बताना चाह रहा था। फिर आता है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं भाई जो एक साथ यूज होते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल हो गया, या कार एंड डीजल हो गया, या बहुत सारी चीजें होती हैं। आप जैसे ऐसा है, सब्जी में नमक छिड़क के खाओगे ना, अलग से तो खा नहीं, क्या नमक अलग खा लिया वो अलग है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स तो अलग हो गए यार, मैं समझ गया कहानी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पता है क्या होते हैं, जिनको हमने साथ में यूज किया। और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, ये क्योंकि साथ में यूज होते हैं, तो अगर एक की प्राइस अप जाती है तो आप दूसरे को यूज करना बंद ही कर देते हो या कम कर देते हो, बिकॉज आप जानते हो कि दोनों को साथ में यूज करना है। सो यस, अ कॉन्शियस डिसीजन विल बी मेड। अगर एक की प्राइस अप होती है तो ऑब्वियसली दूसरे की डिमांड फॉल होगी, और एक की प्राइस फॉल होती है तो दूसरे की डिमांड ऑब्वियसली आप जानते ही हो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको सस्ता पड़ रहा है अब दोनों का कॉम्बिनेशन। दिस इज हाउ डिमांड वर्क्स इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देन एक पॉइंट आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नाउ इनकम ऑफ द कंज्यूमर सजेस्ट यार कि मेरी इनकम अगर ज्यादा है तो मैं ऑब्वियसली मेरी अफोर्डेबिलिटी भी वहां पे ज्यादा होती है या बढ़ जाती है, और जैसे मेरी इनकम कम होती है तो मेरी अफोर्डेबिलिटी भी कम होती है। सो ये डिपेंड भी करता है कि मैं किस तरह का गुड यूज कर रहा हूं। अगर मैं नॉर्मल गुड यूज कर रहा हूं तो मेरा जो इनकम लेवल है जैसे जैसे बढ़ेगा, उसका कंजम्पशन जो नॉर्मल गुड है उसका मेरा बढ़ने लगेगा। देयर विल बी अ राइज इन द कंजम्पशन ऑफ नॉर्मल गुड। लेकिन अगर कोई एक इंफीरियर गुड मैं ऐसा यूज कर रहा था क्योंकि मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं कम कमा रहा था, तो उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, उस केस में मेरा जो कंजम्पशन है उस पर्टिकुलर इंफीरियर गुड को लेके वो धीरे धीरे कम होने लगेगा जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ने लगेगी। फिर आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। हाँ भाई, जिसको जो पसंद है वो तो वो खाएगा ही खाएगा, चाहे कुछ हो जाए। यानी अगर मेरे पास कोई एक स्पेसिफिक चीज है जिसके लिए मैं कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, वो तो फिर बनता ही है खाना। फिर उसकी प्राइस थोड़ी बहुत अगर इधर उधर चलती रहेगी तो हाँ भाई, हम उसको मैनेज कर लेंगे। यानी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जब एक बार सामने आ जाता है तो फिर हम एक बार नहीं देखते हैं कि क्या प्राइसिंग है क्या है। जैसे आप सबके स्पेशल रेस्टोरेंट होंगे या कोई एक ऐसा ठेला होगा जहां पे आप जाके खाते होगे, वहां पे अगर थोड़ा बहुत प्राइसिंग को लेकर डिफरेंशिएशन हो भी जाता है, इवन कोई और सस्ता भी बेचने को तैयार होता है, तो भी आप नहीं खरीदते हो, क्योंकि आपको वहीं का टेस्ट पसंद है या फिर आपको वही प्रोडक्ट पसंद है जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या ब्रांड के लिए आप डेडिकेटेड हो। यार जैसे मैं हूं पूमा के लिए, तो हो सकता है आपका भी कोई ऐसा ब्रांड हो। और फिर कुछ लोग होते हैं जो फ्यूचर की प्राइसेस को लेके थोड़े से कॉन्शियस रहते हैं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर चेंज इन प्राइसेस। अगर लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ जाएंगे, आप क्या करते हो, अभी खरीदना चालू करते हो। और कुछ टाइम ऐसा होता है, जैसे आपने घर वालों को देखा होगा कि दिवाली के आसपास एकदम शॉपिंग बंद कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दिवाली पे ऑफर आने वाले हैं। तो सिमिलर बात है, यानी अगर फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने बोला डिमांड अभी आपकी बढ़ जाएगी, और अगर आपको लगता है यार कि फ्यूचर में प्राइसेस जो हैं वो कम होने वाले हैं, तो अभी आप पूरी डिमांड रोक दोगे और फ्यूचर के लिए रुक जाओगे। जब आपको लगता है कि वो प्राइसेस सस्ती होने वाली है, आप तब खरीदोगे ना यार, क्योंकि हम रैशनल कंज्यूमर हैं, और रैशनल कंज्यूमर क्या सोचता है, स्पेंड लेस एंड सेटिस्फाई योरसेल्फ टू द मैक्सिमम लेवल, टू द ग्रेटेस्ट लेवल जो पॉसिबल है भाई। अब आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या अंतर है। अगर मैं पहले चेंज इन डिमांड की बात करूं, तो चेंज इन डिमांड जो होता है वो फैक्टर्स अदर देन प्राइस के कारण होता है, जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो गया, इवन हेल्थ सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया। मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी के अलावा कोई भी फैक्टर हो सकता है, तो वो कहलाएगा चेंज इन डिमांड। बट एक और चीज होती है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लिखो जल्दी से कि कहीं पे भी अगर लिखा मिल जाए चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो उसका सिर्फ और सिर्फ फैक्टर होगा प्राइस, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर होगा प्राइस, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर होगा प्राइस। फिर बात करते हैं मार्केट डिमांड। यानी अब भाई इट ब्लोज माय माइंड कि भारत एक ऐसी कंट्री है जहां पे जर्दा तंबाकू जैसी चीजों की आज भी डिमांड होती है, एंड आई कैन नॉट लिव अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि
मतलब क्या माहौल क्रिएट है अभी भी इंडिया में, जब हम इस जनरेशन में एंटर हो रहे हैं जहां पे हम ज़्यादा सेंसिबली सोच सकते हैं और एक्ट कर सकते हैं। तो चलो एक बार पता करना चालू करते हैं कि मार्केट डिमांड के क्या फैक्टर्स होते हैं। जैसे पहला हुआ साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। इससे बहुत फर्क पड़ता है कि पॉपुलेशन का साइज क्या है। जैसे साइज अगर इंक्रीज होगा तो बट ऑब्वियसली मार्केट डिमांड भी इंक्रीज होगी। और कॉम्पोजिशन का मतलब है कि किस तरह के लोग हैं, जिस तरह के लोग होंगे उस तरह से डिमांड की जाएगी। मारुति उद्योग हमारा जो है, मारुति सुजुकी, बेसिकली नोन है सुजुकी नाउ, या फिर मैं बात करूं हीरो मोटोकॉर्प, ऐसी कंपनीज, मैं ये नहीं बोल रहा कि खराब क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रही हैं, बट एट एन एवरेज अगर देखा जाए तो इससे काफी सुपीरियर ब्रांड्स हैं जो कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। बट व्हाई इंडियन पीपल कंज्यूमर डिमांड सच काइंड ऑफ ब्रांड्स? बिकॉज अल्टीमेटली दे हैव एन इम्पैक्ट इन द मार्केट। जो कॉम्पोजिशन है वो इन ब्रांड्स पे काफी ट्रस्ट करती है। एक और भी रीजन है कि ये सस्ते भी हैं, तो इसलिए भी इनको डिमांड किया जाता है। दैट इज वाई, दैट इज द ओनली रीजन कि साइज एंड कॉम्पोजिशन से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मतलब मैं बोलूं अगर तुम लोगों से, तो हाजमोला हाजमोला ही रहेगा, उसको हिंगोली रिप्लेस नहीं कर सकता, मतलब नहीं कर सकता। फिर आते हैं सीजन एंड वेदर पे। यार सीजन एंड वेदर जो होता है वो अपने आप में इन्फ्लुएंस करता है। आप ऑब्वियसली स्वेटर थोड़ा ना पहन के घूमोगे तुम गर्मियों में कि यार आज का नया ट्रेंड है स्वेटर पहन के घूम रहे हैं, 6 के 6 स्वेटर डाल लिए, टोपा लगा लिया, ग्लव्स पहन लिए और गर्मियों में भाग लगा रहे, दौड़ लगा रहे। तो ऑब्वियसली लॉजिकल है कि सीजन एंड वेदर के हिसाब से भी कुछ चीजों की डिमांड होती है। अगर प्रॉपर सीजन है तो डिमांड होगी, सीजन नहीं है तो डिमांड नहीं होगी। मतलब सोच के देखो थोड़ा लॉजिकली। अभी यहाँ पे बैठ के क्या तुम लोगों ने बढ़िया ईयरफोन लगा रखे, मेरी बात को सुनना है जो मैं बोल रहा हूं। क्या बाबा जी उससे ज्यादा डिटेल में जाना है जितना आप पढ़ा रहे हो? नहीं, जरूरत ही नहीं है, इतना ही पढ़ते रहो, बस काम होता रहेगा। तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या कहता है? अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इक्वल ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पे सबकी इनकम ऑन एन एवरेज बेसिस ऑलमोस्ट सेम है, वहां पर डिमांड कंसिस्टेंट भी रहेगी। ध्यान से सुनना, कंसिस्टेंट भी रहेगी और ज्यादा भी रहेगी। ये पॉइंट को आपको नोट करना जरूरी है कि जहां पे इक्विटेबल इनकम है, ऑलमोस्ट इक्वल इनकम है, एट एन एवरेज इक्वल इनकम है, वहां पे डिमांड कंसिस्टेंट भी रहेगी और डिमांड ज्यादा भी रहेगी। बट जहां पे आपको लोअर लेवल इनकम वाले लोग मिलने लगेंगे वहां पर आपकी डिमांड इन्फ्लुएंस होने लगेगी और डिमांड बेसिकली वहां पे लोअर लेवल पे ही रहेगी, क्योंकि रिच पीपल और पुअर पीपल में सेगमेंटेड है मार्केट। तो उतना आपको मार्केट स्टेबल नहीं मिलेगा या कंसिस्टेंट नहीं मिलेगा और उसके कारण आपको हमेशा डिमांड फ्लक्चुएट मिलेगी। मे बी कभी लोग ले रहे हैं, मे बी कभी नहीं ले रहे हैं, जैसे हमारा इंडियन मार्केट है। सो रिच पुअर क्लास में सेगमेंटेशन बहुत ज्यादा है और इसी के कारण हमारे यहाँ की डिमांड बहुत फ्लक्चुएटिंग नेचर की होती है। तो भाइयों पहली बूटी खत्म, आइए एंटर होते हैं हमारी बूटी #2 पे। तो बूटी #2 के अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि डिमांड फंक्शन और मार्केट फंक्शन वर्क कैसे करता है। मैं आपको अगर इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन भी पढ़ा दूंगा तो आपको मार्केट डिमांड फंक्शन अपने आप समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, सीधी बात है, कंफ्यूजन फैलाने वाली बात है और है कुछ नहीं एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये डीएक्स का मतलब होता है डिमांड ऑफ द कमोडिटी एक्स। अब तुम डीए ले लो, डीबी ले लो, डीसी ले लो, डीबी, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो ले लो। यहाँ पे जो भी आप प्रोडक्ट का नाम रखना चाहते हो, आप नामकरण करना चाहते होगे ना, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ, दैट मींस व्हिच काइंड ऑफ फैक्टर्स एक्चुअली इन्फ्लुएंसेस द डिमांड। तो प्राइस ऑफ एक्स मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस, प्राइस ऑफ वाई यानी अदर प्रोडक्ट्स यानी रिलेटेड गुड्स जो होते हैं उनकी प्राइस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। मतलब कुछ ऐसा बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं है ये चीज, बस ये चीज याद रखना जरूरी है, इतना ही। उसके बाद हमें यह भी समझना चाहिए भाई कि यार ठीक है, ये चीज तो हो गई किसकी, इंडिविजुअल डिमांड की। मार्केट डिमांड को कैसे लिखना है? मार्केट डिमांड में वर्ड्स चेंज हो जाएंगे भाई, बस जैसे पी एक्स ये सब जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। या शिफ्ट ना भी करो तो चलो इसके आगे क्या लगा दोगे भाई कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है, सीजन एंड वेदर क्या है, तो एस लगा दोगे तो ये पूरी मार्केट डिमांड आपकी बन जाएगी। ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है, या बिल्कुल घसीटो जैसे पढ़ने। डिमांड नहीं है ऐसा चैप्टर यार, और ना ही मेरा बिल्कुल भी मूड है कि मैं अभी तुम लोगों का टाइम वेस्ट कराऊं। जैसे टाइम बचाना है तो डिमांड कर्व एक बार समझते हैं। अब डिमांड कर्व बनता कैसे है? सो बेसिकली डिमांड कर्व में होता क्या है, मान लीजिए प्राइस 4 है तो क्वांटिटी समवॉट अराउंड 2 होगी, और जैसे ही प्राइस फॉल होगी बट ऑब्वियसली डिमांड बढ़ जाएगी। आपको डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है, ये प्राइस फॉल होती हुई 4 से 3 पे प्राइस आ गई और डिमांड जो है आपकी वो 2 से 3 के अराउंड बढ़ गई है। दिस इज हाउ डिमांड कर्व इज, इसलिए वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। दैट एज प्राइस फॉल्स डिमांड इंक्रीजेस, एज प्राइस फॉल्स डिमांड इंक्रीजेस। दिस इज हाउ इंडिविजुअल डिमांड कर्व वर्क्स। और इसी के साथ साथ मैं आपको समझाना चाहता हूं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। एक बात बताओ, ये प्राइस चेंज होती हुई दिख रही है या नहीं दिख रही है? बताओ, दिख रही है। कितनी चेंज हुई? यहां से लेके यहां तक, मतलब मैं बोल सकता हूं इस पॉइंट से लेकर यहां तक जो आपकी प्राइस है वो चेंज हुई। इसको मैं नाम दे देता हूं डेल्टा पी बराबर। अब भाई जो क्वांटिटी है वो यहां से लेके यहां तक चेंज हो रही है, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो मार्जिन है ये क्वांटिटी का है, तो ये कहलाएगा डेल्टा क्यू। अब कुछ नहीं करना, वो कभी डॉट वाले खेला था, चंपक में खेलते थे हम, यहाँ पे ये सीबीएसई वाले भी हमारे साथ ऐसे ही खेलते हैं। वो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व वैसे दिखाते हैं कि न जाने कौन सी बड़ी तोप है, करते पता है क्या है, वो ये सारी लाइनें मिटा देते। देखना छोटा पाई,
ये हटाया, यहां से इस डॉट से ये हटाया, जो डॉट कॉमन थे ना, उसके अलावा सारे हटा दिए, ये हटाया और ये हटाया, वल्लाह बन गया यहां पे डिमांड का स्लोप। ये होता है स्लोप ऑफ डिमांड का मतलब कुछ ऐसा सेंसेबल है ही नहीं जहां पे मैं सोचूं या लोड लूं अपने दिमाग में कि भाई ये है क्या, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, आपको भी मालूम होना चाहिए इसलिए मैंने आपको बता दी। तो ठीक है भाई, ये समझ में आ गया मुझे कि ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। अब सर मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनाए? कुछ नहीं करना, ये बना हुआ है, इसके साथ 2-3 और बना दो, वो हो गया आपका मार्केट डिमांड कर्व। कुछ ऐसा याद रखने की जरूरत है क्या बाबा जी? तो हाँ, बता देते हैं कि आप उसमें याद क्या रख सकते हो। आप क्या करोगे जब स्लोप ऑफ डिमांड कर्व बनाओगे या फिर जब आप डिमांड कर्व बनाओगे, चलो ठीक है, डिमांड कर्व में आप दो तो इंडिविजुअल रिप्रेजेंट करोगे, जो मार्केट होगा वो थोड़ा सा फ्लैटर बना दोगे, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। दो आप इस तरीके से बनाओगे और तीसरा जो मार्केट डिमांड के लिए है वो थोड़ा सा फ्लैटर बना दोगे, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन ऑफ डिमांड्स होती हैं इंडिविजुअल्स की, वो मार्केट डिमांड को थोड़ा सा फ्लैटर बना देती है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना देती है। वो ये बताती है कि अगर ओवरऑल डिमांड को देखा जाए तो जो प्राइस है उसका इंफ्लुएंस जो होता है डिमांड पे वो काफी ज्यादा होता है, और वही चीज यहां पे ये पर्टिकुलर ग्राफ बता रहा है। जोश कैसा है भाई लोग, एक बार चिल्ला तो दो। चलो यार, एंटर होते हैं हैशटैग बूटी 3 में, शुरू करते हैं। सो भाई, अब हम पढ़ने वाले हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। तो यार, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, डिमांड एंड प्राइस आर हैविंग इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स मतलब होता है उल्टा रिलेशनशिप है। सो व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, द डिमांड फॉर द कमोडिटी डिक्रीजेस, एंड द प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस। दिस इज हाउ डिमांड एंड एक्चुअली द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज देयर। सो यहां पर इनवर्स रिलेशन क्यों होता है? बिकॉज कंज्यूमर होता है रैशनल, कंज्यूमर सोचता है बिल्कुल छोटी सोच से, जैसा मैंने आपको बताया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। तो वहां पर कंज्यूमर का फंडा क्या होता है? पैसा खर्च करो कम और सेटिस्फेक्शन पाओ ज्यादा से ज्यादा। इसलिए जो कंज्यूमर होता है वो ज्यादा प्राइस पे खरीदने को तैयार ही नहीं होता है। तो चलो डिस्कस ये भी कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिमांड से क्या निकल के आते हैं। सो पहला जो आ रहा है वो आ रहा है इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब है उल्टा रिलेशनशिप है, जो कि मैं आपको बता चुका। क्या इसके अंदर कुछ और याद रखें बाबा जी? नहीं, जो सेकंड पॉइंट बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो आपको याद रखना है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट कहता है कि चलो ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप तो है, लेकिन ये जो डिमांड है ये फैक्टर इन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करती है, और वो ये है कि ये जो डिमांड ऑफ लॉ है लॉ ऑफ डिमांड जो है ये क्वालिटेटिव फिनोमेना है, ना कि क्वांटिटेटिव। सो आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि इतना प्राइस चेंज होने से इतनी ही डिमांड चेंज होगी। सो अगर आप टर्म यूज करना चाहते हो तो वहां पे ये भी बता सकते हो, इट जस्ट शोज द ट्रेंड कि डिमांड जो है वो कम होनी है अगर आप प्राइसेस को बढ़ा दोगे, और अगर प्राइसेस को कम करोगे तो डिमांड बढ़नी है। दिस इज अ क्वालिटेटिव फिनोमेना, इट शोज द क्वालिटी, इट शोज द मार्केट, इट शोज द ट्रेंड, नॉट कि क्वांटिटी दिखाती है। सो इसी से थर्ड पॉइंट आता है जो आपको अब भी कॉपी में नोट डाउन करना है कि पता है, ये जैसे हमारे घर वाले पूछते ना हमसे, ये बताओ तुम्हारे कितने मार्क्स आएंगे। अरे हमें क्या पता कितने मार्क्स आएंगे, हम कैसे बता दें यार? हम कोई प्रोपोर्शन थोड़ी ना बता सकते हैं, हम कोई रेशियो थोड़ी ना बता सकते, कॉपी हम थोड़ी ना चेक कर रहे हैं। तो भाई हमें भी लगता है घर वालों से कभी कभी तुम लॉजिकल सवाल तो पूछो, ठीक है हम मेहनत नहीं कर रहे, सब देंगे, सब ठीक है यार, लेकिन लॉजिकल सवाल आप तो पूछ सकते हो। आप क्यों गलत सवाल पूछ रहे हो? तो दिमाग घूम जाता है कई बार यार। तो जो डिमांड होती है वो कोई प्रपोर्शन डिफाइन नहीं कर सकती है। लॉ ऑफ डिमांड जो है वो कोई प्रपोर्शन नहीं बता सकता। यानी मैं उसे बड़े सिंपल शब्दों में बोलूं तो देयर इज नो प्रपोर्शनेट रिलेशनशिप व्हाटसोएवर। यानी आप ये नहीं बोल सकते कि 10% की प्राइस कम होने से 25% की डिमांड बढ़ेगी या 50% प्राइस कम होने से 60% की डिमांड बढ़ेगी। दिस इज हाउ डिमांड इज, क्योंकि क्वालिटेटिव है ना, मैं बता भी चुका हूं। बिकॉज ऑफ क्वालिटेटिव नेचर यू कैन नॉट हैव अ प्रपोर्शनेट रिलेशनशिप। और फाइनली ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है जो इस साल लग रहा है कि पूछा भी जा सकता है, कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो वन साइडेड है। वो एक एस्पेक्ट बताता है, वो सारे एस्पेक्ट नहीं बता रहा, वो बस एक एस्पेक्ट बता रहा है कि प्राइस का इंपैक्ट डिमांड पे क्या पड़ रहा है। कई बार आज के टाइम पे उल्टा भी होता है, डिमांड का इंपैक्ट पड़ता है प्राइस पे, बट क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता तो ठीक है, पॉइंट तो है ये डिमांड के बारे में। तो याद रखना, लॉ ऑफ डिमांड ओनली शोज द वन साइड ऑफ लॉ, या एक ही फैक्टर इन करता है वो चीज, और ये है कि प्राइस का डिमांड पे क्या फर्क है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो भाई आ जाते हैं हमारी हैशटैग बूटी 4 पे जल्दी से। तो ये वाली जो बूटी है ये हमारी बोलती क्या है? देखो यार, डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के थ्रू आप लॉ ऑफ डिमांड को कैसे डिराइव कर सकते हो। तो आप जब भी बताओगे लॉ ऑफ डिमांड को तो आप रेफरेंस टू प्राइस बताने वाले हो, ये तो आप जानते हो। आपको बस इसमें उसी रेफरेंस को जोड़कर बताना है। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज मोर देन द प्राइस, पहली कंडीशन है
MUX इज ग्रेटर देन द प्राइस ऑफ X, मतलब मैं जो भी चीज कंज्यूम कर रहा हूं मुझे उससे यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है इन कंपैरिजन टू द प्राइस। सो अगेन अभी मेरे को लग रहा है कि वो चीपर प्रोडक्ट है और मुझे उससे यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है, सो आई विल कंज्यूम मोर एंड मोर एंड मोर। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे मैं ज्यादा कंज्यूम कर लूंगा तो मेरा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो अचीव होने लगेगा, सटाइटी लेवल, शैटिटी लेवल जो है वो अचीव हो जाएगा। अब जब मेरा वो लेवल अचीव हो जाएगा तो मुझे क्या लगेगा, यार पहले खर्चा करना बनता था क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं था, मुझे मजा आ रहा था कंजम्पशन में, लेकिन अब जब मैं सेटिस्फाइड हूं तो मैं उस पर उतना पैसा खर्च करने को तैयार नहीं होऊंगा। तो एक पॉइंट आएगा जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी आपकी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, वो प्राइस के बराबर आती चली जाएगी, एंड नाउ यू एज अ कंज्यूमर वोंट बी स्पेंडिंग मच मनी ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बिकॉज आपको लगता है कि यार मुझे सेटिस्फेक्शन तो मिल गया ना, वो जितने का था उतना तो मैंने उससे यूटिलिटी निकाल ली। दैट इज हाउ दिस पर्टिकुलर यूटिलिटी वर्क्स इन रेफरेंस टू डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। फिर आता है कि यार चलो मैं एक कोई बहुत ही एक्सपेंसिव शू लेके आया, मैं उसको खरीद के लेके आया, व्हाइट शूज का आजकल स्नीकर्स का बहुत जमाना चल रहा है, तो मैं व्हाइट स्नीकर्स लेके आया काफी महंगे 6-7 हज़ार के। अब भाई अपन गए बढ़िया एक ठेठ पार्टी में, होता क्या है कितने भी मॉडर्न अपन बन जाए लेकिन वो गांव वाला रेफरेंस अपना हमेशा रहता है, तो हम एक ठेठ पार्टी में गए। आपको आपकी शूज की पूरी केयर है, लेकिन वो जो तंबू गाड़ के वो पूरी शादी होती है ना, टेंट वाला पूरा ब्याह होता है, तो 6-7 हज़ार के जो शूज थे आपने सोचा चलो यार आज पहनते हैं, थोड़ा स्टाइल में रहेंगे। अब आप वहां पे पहुंचे, आपने देखा सब अपनी थाली में बिजी हैं, लिफाफा लेके सब जेब में दबाए हुए हैं और खाना खाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। आप अपने शूज पहन के बड़े स्टाइल में जा रहे थे कि मेरे व्हाइट स्नीकर्स हैं, देखो कितने कूल लग रहे हैं। आप भी जानते हो कि भारत की जनता को पर्सनल स्पेस का प्रॉब्लम नहीं पता कि होता क्या है। दे आर लाइक घुसे चले जा रहे हैं खाने के लिए, गुलाब जामुन तुम्हारे कपड़ों में, एक की तो जेब के अंदर चला गया, घर जाके देखा तब पता चला कि गुलाब जामुन है। मतलब समझो आप बेचारे बड़े मुश्किल में रहते हैं, कैसे कैसे तो खाने के लिए भीड़ लगी रहती है, मचे रहते हैं मतलब एकदम। तो आप भी खाने के लिए गए क्योंकि घर वाले कह रहे थे कि बेटा खा लो फिर अपन घर चलते हैं, तो मुझे मालूम था घर जाने का टिकट जो है वो इसी से मिलने वाला है। लाइन में लगे और एक अंकल ने विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपके उस 7,000 के जूते पे एक बार चटनी गिरा दी। क्या आपकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर पहुंच भी पाई? नहीं। योर मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन द प्राइस। आपको तब लगा कि आपने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया है, क्योंकि आप भी जानते हो कि भारतीय व्यंजनों में ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जिनके दाग 2 से 3 पीढ़ियों तक नहीं छूटते हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन द प्राइस ऑफ एक्स, यानी आपको ये लगा कि जो चीज़ आपने ली वो वर्थ इट नहीं थी प्राइस की, और अगली बार आप हमेशा ऐसी चीज़ें खरीदने से बचोगे। एंड दैट इज हाउ दिस MUX लेस देन द प्राइस ऑफ एक्स वर्क्स। यानी आपको अगर वर्थ इट नहीं लगेगा हायर प्राइसेस पे तो आप कभी खरीदोगे नहीं, बिकॉज आपको लगेगा कि महंगा है और महंगे के हिसाब से यूटिलिटी नहीं है। फिर आ जाते हैं लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी पे। तो यहां पर आप जो देखते हो ये एक तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी देख रहे हो। पहली कंडीशन में अगर देखा जाए तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो एक्स के लिए, मतलब यहां पे ये एक्स हमारा जो प्रोडक्ट है उसके लिए जो मनी यूटिलिटी आपकी है वो आपको ज्यादा दिख रही है इन कंपैरिजन टू वाई। आप वाई भी प्रोडक्ट देख रहे हो, आप ये भी देख रहे हो। जब हम कई बार कपड़े खरीदने जाते हैं ना तो हम ऐसे ही देखते हैं। देखो एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, वी आर ऑलवेज कूल विद आवर कच्छास, द लोअर जो हम घर पे पहनते हैं, कुछ भी पोंछ लेते हैं, जो पेन है उससे पोंछ लिया, हाथ है उससे पोंछ लिया, चेहरा है उससे पोंछ लिया, सब उसी से नहा लिया, बात कोट बना के टांग लिया, सब उसी से कर लिया। हमारे यहाँ पे हम जो चीज़ों का उपयोग करते हैं भारतीय जनता वो एकदम यूनिक है, ऐसा बाहर के लोग तो सोच भी नहीं सकते, हम वो कर लेते हैं। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क आउट। सो यस, मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक के बहुत ही महंगा लोअर लेना, एडिडास का लेना या फिर रीबॉक का लेना या फिर पूमा का लेना, और एक हमने लिया बिल्कुल लोकल कच्चा एकदम नाड़े वाला। हमने उसको बांध लिया कमर से एकदम कि बस कस के जान ना छूट जाए। अब वो जो कच्चा है हमारा वो हमारे हमेशा दिल के करीब रहेगा क्योंकि उसकी ज्यादा यूटिलिटी है। आई कैन यूज इट एनीवेयर आई वांट टू, आई कैन यूज इट इन एनी वे आई वांट टू। बट दूसरा बताऊं, दूसरे की दिक्कत क्या है? दूसरा जो हमारा कच्चा होगा एडिडास का, वो हम ऐसे ओकेजन्स पे पहनेंगे जहां पे यार कि मतलब किसी अच्छी जगह हमें पहन के जाना है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि वो चीज़ ऐसी नहीं है कि वो हर जगह पहनी जाए। सो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी उतनी नहीं होगी जितनी हमारी एक्स की है। सो इसलिए क्योंकि इसकी ग्रेटर है, मैं इस पे ज्यादा खर्चा करूंगा और आगे चल के इस पे कम पैसा खर्च करूंगा, बिकॉज मुझे इससे ग्रेटर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो यहां पे मुझे क्या लगा, इवन आफ्टर स्पेंडिंग लेसर वैल्यू आई एम गेटिंग मोर यूटिलिटी, और यहां पे इवन आफ्टर स्पेंडिंग हायर वैल्यू आई एम गेटिंग लेसर यूटिलिटी। आगे चल के भी वही चीज है कि मान लो ये वाले प्रोडक्ट से हमें उस तरह की यूटिलिटी मिल रही है और इससे नहीं मिल रही है, तो ऑब्वियसली मैं इस पे जाऊंगा और इस पे नहीं जाऊंगा। होगा क्या आप देखना, अगर मैं लोकल कच्चा ज्यादा से ज्यादा यूज करूंगा, अब मैं जानता हूं कि मैं ज्यादा यूज कर रहा हूं, कच्चे की क्वालिटी ऐसी भी खराब नहीं थी, लेकिन पता है मुझे क्या लगेगा, यार ये तो बहुत जल्दी खराब हो गया, इससे अच्छा देखो एडिडास का ये चल रहा है। तो एडिडास की आपकी इज्जत बढ़ने लगी और वो जो बेचारा आपका लोकल कच्चा था उसकी इज्जत गिरने लगी, दोनों एक इक्विलिब्रियम लेवल पे आ गए, जो कि यहां पे है।
हुआ कुछ नहीं है, आपको ये लगने लगा ना पहने हुए भी कि यार इसकी वर्थेट अच्छी है, ये अभी तक चल रहा है एडिडास का लोअर, और ये देखो यार ये कच्चा खराब हो गया, तो कच्चे की यूटिलिटी कम हुई और एडिडास की यूटिलिटी बढ़ी, और एक कॉमन पॉइंट पे आके आप बोलने लगे हाँ यार एक बात तो माननी पड़ेगी, ब्रांडेड क्लोथ्स की बात ही अलग होती है, ये देखो लोकल खराब हो गया। तुम भी जानते हो क्या हालत की थी तुमने उसकी, हर चीज पहुंच मारी थी तुमने उससे कि कहीं बैठ रहे गंदा हो रहा है होने दो, नहीं हो रहा कहीं से हाथ लगा के ये लगा के पहुंच दिया उसमें सब कुछ, तुमने गलत किया। लेकिन नहीं, क्या बोलोगे फिर बाद में, ब्रांडेड क्लोथ्स की बात ही अलग होती है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन यार इज्जत करो यार। नहीं हो पाता, मेरे से भी नहीं हो पाता। तो भाइयों और शिष्यों और वो सारी कॉमर्स बाबा की फैमिली मेंबर्स, आखिरी बस एक चीज पे आ चुके हैं जो कि है बाबा जी की बूटी #5। ये डिमांड चैप्टर को एंड करते हैं। मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो लिखने वाली थी मैंने आपको बता दी, और जो सिर्फ सुनने वाली थी मैंने आपको बता दी। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बाबा जी के ऊपर है, छोड़ के जाना अगर इसके अलावा कुछ भी हो। इस चैप्टर से इससे ज्यादा कुछ पूछा ही नहीं जाता है, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो मैंने आपको बताया, जैसे डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। अब जो 2 टॉपिक आने वाले हैं बूटी #5 में, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलो भाई शुरू करें। फिर एक क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ डिमांड आखिर ऑपरेट क्यों करता है, रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले आता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसा मैं आपको बता भी रहा था कि यार अगर किसी भी चीज की यूटिलिटी कम होती चली जाएगी तो मैं उस पर उतना पैसा खर्च नहीं करूंगा जितना पहला कर रहा था। सोच के देखो, अगर एक पिज्जा है और मुझे बहुत भूख लग रही है तो मैं उस पर शुरुआत में 500 रुपए खर्च करने को तैयार हूं, लेकिन जब मेरा पेट भर जाएगा तो मैं खर्च करने को तैयार नहीं हूं। मे बी मैं कहीं पे डेस्टिनेशन पे कहीं घूमने जाना चाहता हूं, एक एकदम ही बिल्कुल इमेजिनेशन अलग है मेरी कि मुझे यहां घूमने जाना है। एक बार मैंने उस पर पैसा खर्च कर दिया ना, तो मैं दोबारा कभी उसके बारे में सोचूंगा भी नहीं। अगेन वही रीजन कि मेरी यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होती चली जा रही है। मुझे ये लग रहा है जब इससे यूटिलिटी ही नहीं मिल रही है इतनी, तो मैं इस पे इतना पैसा खर्च क्यों करूं। एक बार 2 बार चलता है, लेकिन बार बार आप उस चीज पे उतना पैसा खर्च नहीं करते। वंस यू आर सेटिस्फाइड, सीधी बात है, एक बार जहां सेटिस्फाई हो गए उसके बाद आप उस पर उतना पैसा खर्च करना नहीं चाहोगे। जैसे टेलीविजन से, आप एक बार टेलीविजन लेते हो अच्छी, उसके बाद आप रुक जाते हो, थम जाते हो, आप कभी नहीं सोचते कि उस टेलीविजन पे अब आपको उतना खर्च करना है, एटलीस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, जब आपके वो सेटिस्फेक्शन लेवल भरने के बाद फिर से दोबारा नहीं आ जाती। ऑल्दो हाँ वियर्ड है, ऐसे एग्जांपल्स नहीं लिए जाते हैं, बट यू गॉट द मीनिंग, क्योंकि मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चाहता हूं कि आपको उसको इंटरेस्टिंग वे में समझ में आए। फिर लॉ ऑफ डिमांड के ऑपरेट होने का एक और रीजन वो है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी तो है। यानी अगर मुझे कोई चीज महंगी लगती है तो मैं उसके सब्स्टिट्यूट पे जंप कर जाऊंगा, और भारत जैसे देश में जहां पे चाइना प्रोडक्ट हर जगह पे अवेलेबल है, वहां पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बहुत इंपैक्ट डालता है। आईफोन नहीं मिल रहा, शायोमी ले लो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई सस्ते फोन ही चलाने हैं, सैमसंग ले लेते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि महंगा अच्छा होता है, मैं तो ये बता रहा हूं कि हाउ इंडियन इकोनॉमी वर्क्स। हम चीजों को चीपर रेट पे लेना चाहते हैं, एंड द ओनली रीजन Xiaomi इज सो सक्सेसफुल इन इंडिया इज बिकॉज इट इज अ कॉपी ऑफ आइदर OnePlus और iPhones। सो दिस इज हाउ द इकोनॉमी वर्क्स। अगेन मैं आपको यही बोलूंगा कि यहां पर सब्स्टिट्यूशन जो इफेक्ट है वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है मार्केट में लॉ ऑफ डिमांड के लिए। और जो मैंने अभी आपको मोबाइल फोन इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया, ये बेस्ट है। Xiaomi नहीं चलता, सक्सेसफुल नहीं होता अगर उसने कॉपी नहीं किया होता वो ब्रांड्स को जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। सो नेक्स्ट है इनकम इफेक्ट, यानी हाउ द रियल इनकम इज get affected when there has been a change in the pricing of the product. See, होता क्या है, मान लो एक बंदे की 50,000 की इनकम है। अब होगा क्या, अगर प्राइसेस कम होती हैं तो वो 50,000 के बजट में ज्यादा चीजें खरीद सकता है, और अगर प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो वो उसी 50,000 की लिमिट में कम चीजें खरीदेगा, क्योंकि उसे बाकी सारी चीजों पे भी खर्चे करने हैं। तो इससे भी डिमांड जो है किसी हद तक इन्फ्लुएंस होती है। यानी रियल इनकम जो होती है उस बंदे की जो 50,000 रुपए है, प्राइसेस कम करने से आप ब्रैकेट बढ़ा देते हो उसके खरीदने का, और प्राइसेस बढ़ा के ब्रैकेट कम कर देते हो उसके खरीदने का, तो ऑब्वियसली जब चीजें सस्ती होंगी वो ज्यादा खरीदेगा, बिकॉज जो रियल इनकम उसकी है वो उसको बड़ी हुई लगेगी, क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाएगा। लेकिन अगर प्राइसेस बढ़ा दोगे तो उसे लगेगा यार इतने में नहीं आ पाएगा, लेट्स कट द कंजम्पशन, और वो क्वांटिटी जो है वो कम खरीदेगा भाई। सो यार लॉ ऑफ डिमांड के ऑपरेट होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि अगर बहुत ही आप लॉजिक से सोचो तो होता क्या है, अगर चीज सस्ती होती है तो उसमें नए कस्टमर्स जुड़ते चले जाते हैं, लोग खरीदने लगते हैं, लोग ट्राई करने लगते हैं। इसलिए होता यह है कि जब सेल सीजन होता है तो आपको सेल सीजन में बहुत ज्यादा गुड्स सेल होते हुए दिखते भी हैं, बिकॉज नए कस्टमर्स भी जो होते हैं वो उस चीज को अफोर्ड करने लगते हैं, वो उस चीज को डिमांड करने लगते हैं। और लॉ ऑफ डिमांड इसलिए वर्क करता है, जब प्राइसेस कम होती हैं तो नए कस्टमर्स ऐड ऑन होते हैं। इसलिए सेल के टाइम पे जब प्राइसेस कम रहती हैं तब आपने देखा होगा वो लोग भी खरीद लेते हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जब यार होता ये है कि प्राइसेस बढ़े हुए हैं, सब एक्सपेंसिव है, सारी चीजें, कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा, कोई सीजन नहीं चल रहा, ऑफ सीजन नहीं चल रहा, तब आप देखते होगे कि कोई खरीदने को तैयार ही नहीं होता है, वहां पे कोई सूंघता भी नहीं है। वो देखा होगा आपने मॉल्स में कुछ शोरूम्स जो होते हैं वो एकदम खाली पड़े रहते हैं सुनने, उसको सामने वाले को देखो दुकानदार को, वो भी आपको ऐसे उम्मीद से देखता रहता, आएगा कहाँ,
खरीदेगा, समझो आप, वो चीज हो जाती है। और वो इसलिए होती है क्योंकि एक्सपेंसिव कोई खरीदना नहीं चाहता और सेल पे सबको खरीदना होता है। और यार फाइनली जो है ना लॉ ऑफ डिमांड, वो ये होता है कि बिजली का प्रयोग आपने देखा होगा, गर्मियों में बिजली का प्रयोग जो है ना वो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है। पापा की ऐसी पैनी नजर रखती है कि भाई बिजली कहां कहां यूज हो रही है और कैसे कैसे यूज हो रही है, क्योंकि गर्मियों में बिल जो है ना वो कंपैरेटिवली ज्यादा आता है और सर्दियों में इतना ज्यादा घर वाले ज्यादा चैचे पैपे नहीं करते। हाँ ठीक है, अगर चली भी छोड़ दी तो खुद से जाके बंद कर देते हैं लाइटें, लेकिन गर्मियों में देखो आप, तो यहां पे हुआ क्या, डिफरेंट यूजेस। अगर आप देखो गर्मियों में तो लाइट के डिफरेंट यूजेस बढ़ जाते हैं, जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, क्योंकि आप कूलर भी चला रहे हो, एसी भी चला रहे हो, बिजली तो बाकी पंखा तो चल ही रहा है, तो उसके कारण होता क्या, दिमाग में एक टेंशन बैठ जाता है कि यार इसके कारण बिल ज्यादा आएगा, इसके कारण बिल ज्यादा आएगा, इसके कारण वी हैव टू पे मोर। तो आप उस प्राइसेस के कारण जो अपना कंजम्पशन है वो कम करने के लिए आप अपना जो एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो कम करके दिखाते हो। और उल्टा कब होता है, उल्टा कभी होते ही नहीं है। बिजली को लेके हमेशा संकट में रहते हैं घर वाले और हमेशा आप पे चिल्लाते रहते हैं। बात यह है कि प्राइसेस बढ़ेंगी तो यूजेस कम कर दिए जाएंगे ताकि हमें कम क्वांटिटी डिमांड करना पड़े, और अगर प्राइसेस कम हो जाएंगे तो वी विल पुट इट टू डिफरेंट यूजेस। पंखा क्या, 4 पंखे चलाओ, तुम पूरे एसी वेसी सब चला लो, ये भी हो जाएगा, लेकिन जब तब प्राइस कम होते हैं तब, वरना ऐसा मत करना, तुम भी डांट खाओगे, मेरे को भी खिलवाओगे यार। चलो भाई, अब आई सबसे बड़ी समस्या, वो है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। और सबसे ज्यादा जो परेशान करता है वो है गिफन गुड्स। नाउ सर गिफन जो थे उन्होंने ये चीज अमेरिका में की। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूं, बहुत प्यारी सी, अच्छी सी, नन्ही सी, मुन्नी सी, बिल्कुल एकदम कुकड़ के बैठ जाओ और ये स्टोरी सुनो। इसमें हुआ क्या, सर गिफन जो थे उन्होंने अमेरिका में एक बेसिकली रिसर्च किया, क्योंकि अमेरिका में बेसिकली ब्रेड एंड बटर जो होता है वो कंज्यूम किया जाता है, जो हमारे लेबर क्लास होता है। तो उन्होंने लेबर क्लास का एक तरीके से ट्रेंड देखा। पहले ये होता था कि लेबर क्लास जो होता था वो वीकेंड्स पे मीट ले रहा है या इवन लिकर ले रहा है, बट उनका मेन जो कंजम्पशन था वो था ब्रेड का, ब्रेड एंड बटर का। अब उन्होंने ये देखा कि ब्रेड एंड बटर के जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो जो वो इंक्लूडेड मीट वगैरह खाते थे अपने कंजम्पशन में, वो मीट को हटा देते और ब्रेड एंड बटर, प्राइसेस बढ़ने के कारण ब्रेड एंड बटर के, वो तब भी ज्यादा पोर्शन अपना ब्रेड एंड बटर पे स्पेंड करते। तो सर गिफन बड़े कंफ्यूज हुए। उन्होंने लेबर से पूछा कि ऐसा क्यों है कि ब्रेड एंड बटर के प्राइसेस बढ़ने पे आप ब्रेड एंड बटर का कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हो, मीट का कंजम्पशन कट कर रहे हो, बल्कि मीट तो आपका प्रोटीन का सोर्स है, आपको तो वो लेना चाहिए। तो लेबर ने बोला सर हमारा पेट भरना जरूरी है, मीट एक तरीके से हम टेस्ट के लिए ले रहे हैं, लेकिन हम मीट उस लेवल पे नहीं खा पा रहे जिस लेवल पे खाना चाहिए, क्योंकि हमारी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो अगर हमारे ब्रेड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो हमें अपना वो जो लग्जरी आइटम है हमारा मीट, उसको खत्म करना पड़ेगा, और हमें ये मोर सोवर एज एन इंफीरियर प्रोडक्ट जो गिफन गुड है, हमें वो ज्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा। क्यों कंज्यूम करना पड़ेगा? क्योंकि अल्टीमेटली पेट हमारा उसी से भर रहा है। लेकिन अगर इनकेस अगर वो ब्रेड के प्राइसेस कम होते हैं तो वो ब्रेड का कंजम्पशन कट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें फिर क्या लगेगा, अच्छा ब्रेड सस्ता हो गया, हमें 4 ब्रेड दिन के खाने हैं भाई, या 6 ब्रेड दिन के खाने, तो 6 ब्रेड के हम प्राइसेस के हिसाब से पे करके आ जाएंगे, बाकी भी जो भी पैसा बचेगा उससे वो लेबर मीट ही खाएगा, क्योंकि मीट उनको टेस्ट दे रहा है, मीट उनको प्रोटीन दे रहा है, उन्हें वो खाने में ज्यादा एक तरीके से एंजॉयमेंट मिल रहा है। ये गिफन गुड्स हुए। प्राइस बढ़ने के साथ उनके जो डिमांड है वो भी बढ़ी, क्योंकि वो उनका मेन सोर्स ऑफ फूड है, और प्राइस कम होने के साथ उनका कंजम्पशन कम हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली कम नहीं हुआ, बेसिकली स्टैंडर्डाइज हो गया, कम उतना कर दिया कि प्राइस कम खर्च कर रहे हैं, उस पर कम नहीं किया उन्होंने। प्राइस कम हुई तो उन्होंने क्वांटिटी वही रखी, लेकिन पैसा कम खर्च हुआ, और जो पैसा बचा एक्सेस में वो उन्होंने एक्सेस पैसा लगा दिया मीट की परचेजिंग में, क्योंकि मीट उन्हें कंपैरेटिवली ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा था, क्योंकि उन्हें उससे सिर्फ पेट ही नहीं भरना था, उन्हें टेस्ट भी मिल रहा था। दिस इज हाउ जो गिफन गुड्स हैं, काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स, काइंड ऑफ बोला है मैंने, ध्यान रखना, ठीक है। इट गोज टोटली अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड। फिर आ जाते हैं स्टेटस सिंबल गुड्स। हमारे भारत में पता नहीं ये गुची और मानी वाला जो एक ट्रेंड है वो क्या है, कि लोग पता नहीं वही 50 रुपए के बेल्ट वो गुची और मानी वाले से लंबे लंबे एकदम इतने बेल्ट पहन के घूमते हैं, उसके बकल इतने लंबे होते हैं, भगवान जाने क्यों। बिकॉज हमारे यहाँ पे ये स्टेटस सिंबल वाली चीजें बहुत ज्यादा है, एक डिफरेंस दिखाना रिच क्लास पुअर क्लास में, आई डोंट नो व्हाई, बट ये चीज हमारे यहाँ ट्रेंड बहुत ज्यादा है, और उसके कारण आपको देखने को मिलेगा कि जो स्टेटस सिंबल गुड्स होते हैं वो लॉ ऑफ डिमांड को टोटली डिफाई कर देते हैं। स्टेटस सिंबल गुड्स स्टेटस सिंबल होते ही इसलिए हैं क्योंकि वो हाई प्राइस पे अवेलेबल है, और इसलिए उनको उस तरीके से दिखाया जाता है, एज सिंपल एज इट इज। इसलिए लॉ ऑफ डिमांड वहां पे नहीं लगता, हायर प्राइसेस पे ही उन्हें खरीदा जाता है, लोअर प्राइसेस पे उनकी डिमांड और वैल्यू खत्म हो जाती है। जब कई बार हमें कुछ गुड्स की ये गुड्स को लेके ये डर रहता है कि इनकी शॉर्टेज होने वाली है फ्यूचर में, तो हम उन गुड्स का कंजम्पशन भी कम कर देते हैं, दैट इज फियर ऑफ शॉर्टेज। हम बेसिकली कम तो नहीं बोलूंगा, हम उसको सेंसिबली यूज करने लगते हैं और मार्केट से भर भर के खरीद के रख लेते हैं कि भाई फ्यूचर में पता नहीं क्या हो। ऐसा मैंने बचपन में देखा था, हमारे घर वाले प्याज और आलू के साथ करते थे, फियर ऑफ शॉर्टेज के कारण कि आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्याज और आलू के बोरे भर भर के आते थे।
तो वो एक काइंड ऑफ एग्जांपल है कि अगर हमें फ्यूचर में शॉर्टेज का फियर है, हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में शायद ना मिले या मे बी उस प्राइस पे ना मिले, तो हम अभी भर भर के खरीद लेंगे। इट डजंट इवन मैटर कि अभी प्राइसेस क्या चल रही हैं, हमें लग रहा है कि शॉर्टेज होने वाली है तो हम भर भर के खरीदेंगे। फिर दो चीजों को मैं इकट्ठा बताऊंगा, वो है फैशन रिलेटेड गुड्स और नेसेसिटी फॉर लाइफ। फैशन रिलेटेड गुड्स ऑब्वियसली फैशन सिंबल होते हैं, तो आप उनको जैसे भी प्राइस पे मिल रहे होंगे आप खरीदोगे। और दूसरा आ जाता है यार कि आप यहां पे एक चीज सोच के चल रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले मैं फैशन सिंबल गुड्स को समझा देता हूं। फैशन सिंबल में तो आपने ये सोच ही लिया है कि नहीं भाई ये मेरा फैशन स्टेटस है तो मुझे ये लेना ही लेना है, एट एनी प्राइस आई वांट। मैं सस्ता भी ले सकता हूं, मैं महंगा भी ले सकता हूं, बट अल्टीमेटली अगर मैं महंगा लूंगा तो मैं उसे जस्टिफाई ये करूंगा, वो सफेद जूते जैसे जिसपे वो अंकल जी ने चटनी गिराई थी, कि यार मेरे लिए है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे खरीदना है। और फिर नेसेसिटी ऑफ गुड्स, सोच के देखो ना, तुम्हारा दोस्त है, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो पड़ा हुआ है और मतलब एकदम से बात चल रही थी कि भाई भाई यार वो दवाई लेके आनी है भाई। तुम गए मेडिकल स्टोर तक, लौट के आ गए, भाई पता है वो दवाई अपन लेके नहीं आए। वो बेचारा टूटा फूटा पड़ा, बोलते भाई क्या हो गया, पैसे तो दिए थे। अरे भाई पता कितनी महंगी दे रहा था वो। बोलते भाई मैं यार टूटा पड़ा हूं, मेरे को पेन किलर चाहिए, दर्द के मारे मर रहा हूं। अरे भाई चलता है यार, अभी महंगी है, अभी 4 दिन बाद बोल रहा है वो सस्ती होगी, जिस दिन सस्ती होगी हम लेके आ जाएंगे, खा लेना, तुम क्यों मरे जा रहे हो। तो नहीं हो सकता ऐसा। इट ब्लोज माय माइंड अगेन कि ऐसी चीजें नहीं हो सकती। तो नेसेसिटी फॉर लाइफ जो चीजें हैं वो अगेन डिमांड के लॉ को बिल्कुल नहीं मानती है। अब अपन फाइनल पार्ट पे आ जाते हैं, मतलब इसी का पार्ट है, बट मैं चाह रहा हूं कि इसको भी आपको समझा दूं। इसका डिफरेंस याद करना इतना मुश्किल नहीं है। दो चीजें होती है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। याद रखना, अगर मैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की बात करूं तो उसका फैक्टर होगा प्राइस, यानी यहां पे डिमांड कर्व ना इस तरफ जाएगा ना इस तरफ जाएगा, ये यही लाइन रहेगी और इसी में ऊपर नीचे होता रहेगा। और यहां पर इंक्रीज और डिक्रीज जो होगा वो होगा फैक्टर्स अदर देन प्राइस के कारण। देखो कैसे, यहां पर प्राइस सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल प्राइस यहां पे ये है, अगर ये प्राइस है तो प्राइस विल रिमेन सेम, बट हो सकता है आपकी डिमांड बढ़ जाए, हो सकता है आपकी डिमांड कम हो जाए। बाबा जी कैसे डिमांड बढ़ी और कम हुई? देखो भाई, ये क्वांटिटी साइड होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये थी, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी, प्राइस सेम होने के बाद भी क्वांटिटी देखो यार बढ़ गई, तो फैक्टर अदर देन प्राइस रहा होगा। मे बी कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई होगी, मे बी कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया होगा, मे बी कंज्यूमर को कमोडिटी पसंद आने लगी होगी, चेंज इन वेदर वगैरह भी हो सकता है। और एक और केस हो सकता है भाई कि क्वांटिटी कम हो जाए, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे भाई, ये क्वांटिटी कम होती हुई दिख रही है, वो सब्स्टिट्यूट गुड के कारण हुआ हो भाई, हो सकता है जो उसका सब्स्टिट्यूट गुड है उसके इन्फ्लुएंस के कारण इस पे फर्क पड़ गया हो। तो इन फैक्टर्स के कारण आप ध्यान से देख सकते हो, इवन दो द प्राइस इज सेम but demand is increasing, this is the increase in demand, the rightward shift and the leftward shift is decrease in demand। यहां पे क्वांटिटी कम हो रही है, यहां पे क्वांटिटी बढ़ रही है। अगर मैं इसको 4 लेता हूं तो 4 से 5 हो रहा है और 3 हो रहा है, आपको दिख रहा है। अब हम आ जाते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन पे। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन सिंपल है भाई, यहां पे ये दिया गया, अब क्या होगा, ये स्टैंडर्ड प्राइस और ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ठीक है भाई। अब अगर प्राइस को बढ़ाते हैं तो यानी ये प्राइस और ये क्वांटिटी दिख रही है, ये यहां तक ये हो गया, ये यहां पर आपको चेंज जो दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि प्राइस बढ़ी तो आपकी क्वांटिटी जो है वो भाई कम हो गई। और दूसरी चीज क्या हो सकती है, यहां पर आपकी प्राइस कम हुई, प्राइस कम हुई मतलब प्राइस फॉल हुई यार, प्राइस फॉल हुई तो ऑब्वियसली आपकी क्वांटिटी यहां पे क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसी को बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। यहां पे डिमांड एक्सपांड हो रही है और यहां पे डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जो पहले वाले प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड एक्सपांड होगी। भाई सिंपल सा फंडा है। यानी यहां पर ये जो आपको दिख रहा है बेसिकली दिस इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। यहां पर आपको यह नहीं देखने को मिलेगा कि डिमांड अपनी जगह से शिफ्ट हो रहा है। इट इज नॉट नोन एज द शिफ्ट इन डिमांड, ये शिफ्ट इन डिमांड है भाई, है ना, ध्यान रखना। ये तो सिर्फ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है। डिमांड अपनी जगह पे इसी कर्व पे इधर से उधर होती रहेगी और डिमांड को देखते रहोगे। तो भाई लोग ये वीडियो यहीं खत्म होता है। आई होप आपको डिमांड बेसिक तरीके से समझ में आ गया होगा और इससे ज्यादा डिमांड आने भी नहीं वाला है, तो हमें करना भी नहीं है। मैंने बार बार एम्फेसाइज किया है, ये क्लास डिमांड की यहीं खत्म होती है। कभी भी लगे कि यार डिमांड चैप्टर मुझे नहीं बन रहा है उतने अच्छे से, एक बार वापस आके बाबा जी के साथ ये सेशन अटेंड करना और बिलीव मी इससे बाहर से डिमांड में कुछ नहीं आएगा। अगर डिटेलिंग होती तो हमने की होती, क्योंकि डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, हमने नहीं की। डोंट वेस्ट योर टाइम, बी स्मार्ट, डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्टली। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से